नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जो आप सब लोगों के लिए उपयोगी है। अक्सर एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि टेस्ट देते समय सर प्रश्न गलत बहुत होते हैं और इसी कारण सर हम रैंक में पिछड़ जाते हैं, आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। हम सी भरना चाहते हैं मगर बी भर देते हैं। हम दो में जहां डाउट होता है वहां हम गलत चले जाते हैं, हमारी धारणा गलत हो जाती है। लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इसका तो यह आंसर था, मुझे याद था, वहां पर लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर बहुत लंबे समय से जैसे स्टूडेंट्स राय मांगते थे, मैं एक ही बात बोलता था कि इस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ही साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक कारण बताऊंगा कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं और इन कारणों से निजात कैसे पाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को इस बात का भली भांति मतलब ज्ञान होना चाहिए कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें। अगर फॉरवर्ड करके देखना है तो आप इसे अभी ही बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि एक तारतम्यता, एक क्रमबद्धता है, क्योंकि इसमें जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन पर जाएंगे। हम सीधा नहीं, नहीं वो 3 बातें कौन सी है, 4 बातें कौन सी है, वो बता दो और चल जाओ, ऐसे नहीं होगा। आप इसे आराम से रिलैक्स होकर सुने, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हम प्रश्न क्यों गलत कर देते हैं? और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी जो माइनस मार्किंग होती है वो हमेशा 1 डिजिट में रहनी चाहिए। अगर आपकी माइनस मार्किंग 1 डिजिट से 2 डिजिट होती है, यकीनन आप असफलता की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। यानी 9 लास्ट अंक है वो 1 डिजिट का, जहां तक आपकी माइनस मार्किंग हो। 9 अगर गलत हो जाते हैं तो भी आपके 3 सही उत्तर चले जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि 1 डिजिट से ज्यादा माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करें ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस प्रॉब्लम्स पर। देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। हम जब हमारे घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के सामने कोई गाली मत देना, बच्चों की कैचिंग पावर जल्दी होती है। और आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोबाइल में खुद यूट्यूब ऑन कर लेते हैं, गेम्स निकाल लेते हैं, यहां तक कि वो मोबाइल की एक एक गैलरी वगैरह A to Z फंक्शन जानते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग वगैरह भी नहीं जानते। उनको भी बताना पड़ता है। वो हमें बात बात पर बुलाते हैं कि बेटा ये काम कर दे, ये फोन कैसे लगेगा, फलाने अंकल जी के नंबर निकाल दे। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना पड़ता, यानी बच्चों की कैचिंग पावर बहुत शानदार होती है। तो आखिर बच्चों की कैचिंग पावर इतनी शानदार क्यों होती है, इनका आईक्यू लेवल इतना श्रेष्ठ क्यों होता है? अगर हम इन बातों पर गौर करें तो हमें इसका उत्तर भी मिलेगा और साथ में हमें हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपने देखा होगा कि आईक्यू लेवल की जब हम बात करते हैं तो आईक्यू लेवल में सबसे टॉप आईक्यू लेवल में आप देख सकते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। आप इन शख्स को शायद जानते होंगे, आप जानते हैं लेकिन आप पहचानते नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये मनोविज्ञान में आपने एक नाम पढ़ा होगा, विलियम जेम्स, अमेरिका के हैं विलियम जेम्स। इनका आईक्यू लेवल 260 और वहीं पर आप न्यूटन जो हैं उनका 190। इतना हाईएस्ट जो आईक्यू लेवल इन विद्वानों का है, आखिर ऐसा क्या था इनके पास जो इनका इतना हाई लेवल है? और अपने लोगों का जो है हम इतना मतलब अपने दिमाग का यूज नहीं कर पाते, या पता नहीं यूज करना चाहते, होता नहीं है। घर वाले हमें गालियां निकालें कि तेरे तो दिमाग में गोबर भरा भरा है, ये भरा है, कचरा भरा है, क्या तू एकदम ठोट है, जड़ बुद्धि है। इस प्रकार से हम जब बातें करते हैं तो कभी आपको गुस्सा भी आता होगा कि आखिर मुझ में, मैं अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस तरह के प्रश्न आपको फ्रस्ट्रेटेड जरूर करते होंगे। लेकिन आपको बताऊं, सर ऐसे लोग तो उस समय हुआ करते थे, आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। पहले का खान पान ऐसा हुआ करता था, पहले के लोग ऐसे स्वस्थ वातावरण में रहते थे, वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में हजारों चीजें आएंगी। लेकिन एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। हाल ही में आप इन विद्वानों को सबको जानते हो, चाणक्य जैसे विद्वान का तो आप लोग सब जानते हैं कि ये तो इन सब में शायद श्रेष्ठ अगर कहूं तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन याद रखें, ये उस समय की बातें नहीं है, वर्तमान में भी
एक ऐसे शख्स को जाना जाता है, और आप शायद इनसे परिचित नहीं है। इनका नाम टॉरेंस टाउ लिखा हुआ है, टेरेंस टाउ। इनका आईक्यू लेवल आंका गया था, और वो आईक्यू लेवल था 230, 230 आईक्यू लेवल है। यानी मतलब इनको वर्ल्ड के टॉप आईक्यू लेवल में मतलब शामिल किया गया है। मतलब आज के समय में ऐसे आप जो बहाने ढूंढते हो, वहीं पर आप देखो कि वर्तमान में भी ऐसे विद्वान बच्चे होते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि उस समय ही ऐसे हुआ करते थे, वर्तमान में भी ऐसे विद्वान बच्चे होते हैं। फिर आखिर हम में ऐसी क्या कमी है कि हम एक छोटा सा एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम एग्जाम क्लियर करने में हजारों तरह के सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कि बहाने ढूंढते हैं, या फिर हमें याद नहीं होता है, याद किया हुआ भूल जाते हैं। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आपको आती होगी, नहीं आती है? और जब जब एग्जाम, जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाते जाएंगे हम, वैसे वैसे ऐसा महसूस करेंगे हम सब कुछ भूले जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता था। कहा जाता है, विद्वान ने कहा था, आदरणीय ने कहा था कि अगर किसी भी विषय को 2 महीने ईमानदारी से एकाग्रचित होकर अगर समय दे दिया जाए तो उस विषय में पारंगतता हासिल की जा सकती है। लेकिन हम लोग 2 महीने ही निरंतर नहीं देख पाते हैं, विषय में पारंगतता तो छोड़िए, हम अपना सिलेबस तक नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, हम जरूर इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक पिक्चर बाकी है। आप लगातार जब ये सोचते हो कि मेरे ये देखो, जब टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आता है तब आप देखते हो कि इसका तो हाईएस्ट स्कोर है, ये 350 नंबर बना रहा है, मैं अभी तक 150 या 200 के पास हूं, और ये सवाल आपको लगातार फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं, है ना? ऐसा लगता है पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? और फिर घर वाले भी ताने देते हैं कि जो दुनिया पढ़ रही है, दुनिया के इतने नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसमें तेरे इतने नंबर नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ में? बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं और यही कारण हमें लगातार फ्रस्ट्रेटेड करते रहते हैं, नहीं करते? आप पढ़ने बैठते हैं, किताब खोल के बैठते हैं, आधा घंटे तक सर पकड़े हुए बैठे रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। आपको ऐसा लगता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सर मेरा ये पार्ट कमजोर है, सर मेरा ये पार्ट कमजोर है। और ये सारे कारण आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो एकदम हमारे मतलब इतनी हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है कि हम ये मान बैठते हैं कि हम इस एग्जाम के योग्य नहीं हैं। सर है ना, मैं रात दिन 8 घंटे पढ़ रहा हूं, क्या मैं सर फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा? एक तरह से क्या मैं सर ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं? सर मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे से ये नहीं पार पड़ेगी, मैं ना रीट की तैयारी में लग जाता हूं, सर मैं चपरासी की तैयारी में लग जाता हूं, तो सर मैं क्या करूं? इस तरह की मतलब लगातार नेगेटिविटी आपको डिमोटिवेट करती है। और दोस्तों, एक बात आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नेगेटिविटी बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं आपको छोटा सा 2 मिनट इस सीरीज से थोड़ा सा अलग ले जाकर मैं 2014-15 की बात बताता हूं। 2 मिनट अपने पर लूंगा मैं वही चीजें शेयर करता हूं जो वास्तविक मेरे साथ घटित हुई है। 2013-14-15 के आसपास जो एक फर्स्ट ग्रेड 3300 पोस्ट आई थी हिंदी के अंदर, आज तक की सर्वाधिक पोस्टें थी, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन के टॉप लेवल पर था। और डिप्रेशन का टॉप लेवल इतना खतरनाक था कि मुझे लगा कि शायद मेरा कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूं, जो आज आपके सामने आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है। हम हमारे मोटिवेटर खुद होते हैं। तो उस वक्त मैं इतना डिप्रेशन में था और मुझे लगा मैं शायद एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा और मुझे कोई होटल वगैरह में रिसेप्शनिस्ट वगैरह बन जाना चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुए थे। या फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे LIC एजेंट, जो LIC का काम वगैरह थोड़ा बहुत मैं करता था, तो मुझे लगता कि LIC वगैरह का काम में ध्यान देना चाहिए, जिससे मैं अपना एक स्टैंड कर सकूं और मार्केट में अपना नाम बना सकूं। ये इस तरह की नेगेटिविटी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं इसी प्रकार से डिमोटिवेट होता रहूं। और लेकिन डिमोटिवेशन बड़ा खतरनाक था। मैंने BSF का फॉर्म भरा था, है ना? BSF में उस वक्त एक वैकेंसी आई थी और BSF का फॉर्म भरा। मैं वहां जब दौड़ के लिए गया तो उस वक्त जब वहां दौड़, रनिंग वगैरह सब कुछ हुआ, तो वहां पर जब देखा तो मुझे ऐसा लगा ये नौकरी मेरे लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस नौकरी का अपमान नहीं कर रहा, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। मैंने कहा ये सर्विस मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। हालांकि मैंने दौड़ भी क्लियर की थी, मेरी हाइट भी थी, चेस्ट भी, सब कुछ, लेकिन मुझे लगा इसके लायक मैं नहीं हूं। डिप्रेशन था, नौकरी लगनी थी, साथ में ये भी तो था घर वाले चाहते थे सरकारी नौकरी लगना। फिर मैंने रीट का फॉर्म अप्लाई किया। जब रीट का फॉर्म अप्लाई किया, उस वक्त वैकेंसी आई, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ने लगा तो पढ़ने से कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगा। लगातार कॉन्फिडेंस आया, बोला यार मैं तो कर सकता हूं आराम से।
मैं कर सकता हूं। और मैंने रीट की तैयारी करते करते सेकंड ग्रेड की ओर मैं प्रवृत्त हुआ और मैंने पूरा फोकस सेकंड ग्रेड पे दिया। और रीट सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने के बाद रीट मेंस का एग्जाम हुआ था। मैं रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए ही नहीं गया। क्यों? पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए डीमोटिवेशन जो होता है दोस्तों, वो लगातार हमें इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर देता है कि हम लोग हार मान बैठते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर दिन जीत नहीं मिलती है दोस्त, हर दिन आपको जीत नहीं मिलती है। जिंदगी का हर दिन आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा। आप सुबह उठे, आज का दिन भी अच्छा गया, कल का दिन भी अच्छा गया, परसों का दिन भी अच्छा गया। हर दिन न तो जीत मिलती है, न हर दिन आपका जिंदगी का दिन अच्छा जाता है। हजार बार जब आप दस्तक देते हो, लगातार आप दस्तक देते रहते हो, तो एक बार कोई किस्मत का दरवाजा खुलता है या अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलता है। कब तक? जब हजारों बार आपने प्रयास किए तब एक बार दरवाजा खुला। तो क्या हम लड़ना छोड़ दें? लेकिन हम लड़ना भी तो नहीं छोड़ सकते। और जिंदगी का यही नियम है कि यहां जीतने से पहले आपको हजार बार हारना पड़ता है। जब तक आप हजार बार हारना नहीं सीखते हो, तब तक आप जीतने के लिए परिपक्व भी नहीं बन पाते हो। तो अगर जीतने के लिए परिपक्व बनना है, जीतने की जिद पालकर आपको अगर अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, तो उससे पहले कई बार हारना पड़ेगा। अगर आप हारने के लिए तैयार हो तो आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए कभी भी जब निराशा, फ्रस्ट्रेशन, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं ये नहीं पढ़ पा रहा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, इस तरह के जब विचार आपके दिमाग में आए तो घबराइएगा कभी मत। क्योंकि जिंदगी है दोस्त, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जीते हैं। आप चाहे आज इस दौर में हो, लेकिन याद रखें, लगातार आप अगर अपनी किताबों के टच में रहे तो एक दिन ये आएगा कि आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक को छू लोगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है धैर्य। आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। पेशेंस रखते हुए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव, आपने कभी देखा होगा, मैंने एक बार एक रील देखी थी जिसमें इस तरह से दो गोले थे और एक गोला तो इस तरह से यूं करता आता और मंजिल यहां पर है और एक सीधा यहां पर आना है। तो देखते हैं कि जो ये जिंदगी, जो गोला इस तरह से उतार चढ़ाव करते हुए आता है, वो यहां मंजिल तक पहले पहुंचता है और वहीं जो ये है वो धीरे धीरे पहुंचता है, वो काफी समय लगाता है। तो जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, हार जीत आ रही है, उसी को अंततोगत्वा जीत नसीब होगी। हारने वालों को जीत नसीब नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। घंटों किताब लेकर बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो मायने रखता है। सर अब इतना कम समय बचा, जैसे बच्चे कई बार हमें कॉल करते हैं तो सर बहुत कम समय बचा है, सर ये हो। मैं तो कहता हूं कम समय बिल्कुल नहीं बचा है। पिछले 1 साल से आप क्या कर रहे थे? पढ़ ही तो रहे थे ना। तो कम समय, आप यूं बोलो, सर अब तो हमारे रिवीजन का समय आ चुका है, अब तो हमें डाटा को एक्सरसाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसलिए आप कभी भी कॉन्फिडेंस हारिए मत, आप हार मत मानिए। क्यों? क्योंकि हमारी असफलता के पीछे मुख्यतः मुझे 3 मिस्टेक्स दिखाई देती है। 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। ये 3 मिस्टेक अगर आप लोगों ने सुधार ली तो मैं यकीनन इस मन से कह सकता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी लगातार। लेकिन ये 3 मिस्टेक कौन सी है? आखिर वो 3 मिस्टेक्स, लाइफ की 3 मिस्टेक है कौन सी? क्या सर ये 3 मिस्टेक मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रही हूं? बिल्कुल, ये तीनों मिस्टेक्स मैंने आपकी लाइफ से चुराई है। और या यूं कहूं कि आपकी लाइफ में ये 3 मिस्टेक लगातार हो रही है, जिसको मैंने चुना है और चुनकर आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया। कौन सी है आखिर वो 3 मिस्टेक? और आप तीनों मिस्टेक देखने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट मिस्टेक आप देखिए, एंड मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 क्या है? मिस्टेक नंबर 1 है सोशल मीडिया ज्यादा यूज करना। सोशल मीडिया का आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है।
आप सब अच्छे से जानते हैं कि आप सोशल मीडिया का कितना यूज करते हैं। आपको इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि आप दिन के 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया को दे देते। पहले तो एक फेसबुक ही हुआ करता था, फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, फलाने भी आ गए, एक वो स्नैपचैट भी आ गया, है ना। कितने आ गए, कभी इस पे गए, कभी उस पे गए, कभी इस पे गए, कभी उस पे गए। दिन के 4 से 5 घंटे हम लोग यहां व्यतीत कर रहे हैं। और आजकल एक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो रील्स का एक एक माया जाल, हमें जैसे पहले टिकटॉक बर्बाद कर रहा था, वैसे ही रील्स हमें इतना बर्बाद कर रही है जिसका कोई और छोड़ नहीं है। हम लगातार अच्छे की खोज में उंगली चलाते रहते हैं, उंगली चलाते रहते हैं, पता नहीं हम क्या सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में चलता है कोई बढ़िया सी रील आ जाए, आखिर वो बढ़िया सी रील का कोई पैमाना तो हो, तब तो चलो हम कुछ देर वेट करें। लेकिन वो बढ़िया रील कभी नहीं आ पाती, बल्कि हमारा समय लगातार नष्ट होता रहता है। 4 से 5 घंटे हम लोग सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं, और यही हमारी असफलता का सबसे अहम कारण है। हम लोग इतने ज्यादा मस्त हैं कि हम लोग अपने बच्चों तक को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं इस सोशल मीडिया के चक्कर में। आज छोटे छोटे 8वीं 10वीं के बच्चों ने अपने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, तो ये जो किशोर अवस्था के आसपास के बच्चे हैं उनको बर्बाद करा। जब हम लोग बर्बाद हो रहे हैं तो इन बच्चों को आप कैसे रोक लोगे? हम नहीं रोक पाएंगे। और ये बीमारी इस कदर खराब हो जाएगी कि बस जब भी बच्चों से पूछोगे बेटा क्या कर रहे हो, बोला मैं पढ़ रहा हूँ मम्मी, मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, ये जो ये प्रोजेक्ट है फलाना है ढेमका है। जब ये बच्चे भी, हमारे कारण ये बच्चे भी लगातार खराब होते जा रहे हैं, और फिर हम जब फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो इन पे गुस्सा निकालेंगे। लेकिन ये आदत हमें इतना बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी जिसकी कोई हद नहीं। वहीं पर वर्तमान में तैयारी करने वाले 50% बालकों कहूं, विद्यार्थियों को कहूंगा, एक बीमारी और ले डूबती है सोशल मीडिया में, है लव अफेयर्स। आपको होगा सर आज आप ये किस तरह की प्रॉब्लम्स लाए, लेकिन आज देखिए सत्य बड़ा कड़वा होता है। कोचिंग्स बड़े बड़े महानगरों में माँ बाप हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हम लगातार इन लव अफेयर्स के चक्कर में एक दूसरे को नोट्स शेयर करने के बहाने से जो हम एक दूसरे से जो जुड़ाव करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है भैया? आप कहोगे सर आप ये बिल्कुल ये सत्य कहानी है, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, है ना, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। वैसे ही ये तो वास्तविकता है, क्योंकि ज्ञान अनुभव से हमेशा हारता है। हम लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार कमेंट्स वगैरह में देखते हैं किस प्रकार से बच्चे एक दूसरे को, अरे फलाना तू आ गया क्या, तू तो वहां भी था, तूने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। रात रात भर जो है मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। और इसीलिए फ्रेशर्स बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग इसको कहोगे। मैं 3 जिलों में अभी टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जयपुर, सूरतगढ़ और बीकानेर। तो मैं वहाँ कुछ बच्चों से जब मिलता हूँ तो मैं वहाँ एक चीज़ नोट करता हूँ कि कई बार मैं बच्चों बोलता हूँ बेटा तेरा पिछला रिजल्ट क्या रहा मुझे बता। मैं इसीलिए जाता हूँ तीनों सेंटर पे, हर संडे को किसी न किसी सेंटर में, तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला सर रिजल्ट मैंने देखा नहीं। मैंने कहा तूने रिजल्ट देखा नहीं? बोला सर मुझे पता ही नहीं, वो ऐसे ही मैं थोड़ा बिजी थी वगैरह। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट ये बोल सकता है कि सर मैंने रिजल्ट नहीं देखा अपना कि मेरे कितने मार्क्स बने? मैंने कहा तूने आंसर की मिलाई थी? बोला सर थोड़ा बिजी था। तूने टेस्ट देके गया और तू आज टेस्ट देने आ गया, तुझे यही नहीं पता है कि आंसर की क्या थी, उसमें करेक्शंस क्या थे, और उसके बाद उसके अंदर जो है तेरा मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट रैंकर से तू कितना पीछे रहा? तो तेरे में अंदर कुछ है ही नहीं रीजन। तू बेटा यहां उलझा हुआ है, तू मत मान भले तू यहां उलझा हुआ है, तू बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। कुछ नहीं है, जस्ट अट्रैक्शन है, जस्ट अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां, प्रेम तो हमेशा सात्विक होता है, और जो सात्विकता होती है वो तो आपको सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करती है, न कि आपको पतन के मार्ग की ओर अग्रसर करती है।
आप सब जानते हैं, खैर आप सब कोई नौसिखिया नहीं है, आप सब जानते हैं कि हम इस सोशल मीडिया और मोबाइल के चक्कर में कितना बर्बाद हो रहे हैं, कितने एडिक्ट हो रहे हैं। एक समय हमें हमारे चाचा, मामा, ताऊ, काका वगैरह वगैरह सबके मोबाइल नंबर याद रहते थे। आज हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, तेरे पास फलाने के नंबर है क्या? अच्छा अभी देखता हूँ, अरे यार मेरे पास तो नहीं है। वरना छोटे बच्चे होते थे, मैं खुद भी था, मुझे पता है कि जैसे ही बोलता था मामा जी को फोन लगाना, ला मुझे बदला, मेरे को नंबर याद है, ला चाचा जी को लगाता हूँ, मेरे को नंबर याद है। आज के बच्चों को पूछ लो तेरे को नंबर याद है क्या? नहीं याद है, सिर्फ अपने। कई तो ऐसे महानुभाव स्टूडेंट में देखता हूँ, मैंने कहा मैडम हाँ आप नंबर बताइए अपने, कोई मान लो एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं कहता हूँ हाँ, अपने नंबर बताइए सर, एक सेकंड में देख के बताती हूँ, राम 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 राम। यानी आप अपने नंबर तक याद नहीं कर पा रहे हो, आप कितना निर्भर हो गए हो मोबाइल पर। इसी कारण से मेमोरी लॉस हो रही है, लगातार मेमोरी लॉस हो रही है। हम आदी बनते जा रहे हैं, हम नशेड़ी बनते जा रहे हैं। कौन कहता है कि केवल शराब में ही नशा होता है? नशा मोबाइल का भी बड़ा खतरनाक है। डॉक्टर्स बैठने लग गए आजकल बच्चों के इलाज के लिए, बच्चों को मोबाइल। एक समय लिखा आता था कि बच्चों से सॉरी एक समय लिखा आता था कि शराब कैसे छुड़ाएं, संपर्क करें। एक अब आएगा, जगह जगह लिखा हुआ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि मोबाइल कैसे छुड़ाएं। ये हालात हो रहे हैं और ये हालात से हम सब से ज्यादा उलझ रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हमारी मेमोरी की एक पावर है। आखिर हमारा ये जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी जो है, ये हमारा शरीर जो है, ये क्या है? ये ऊर्जा ही तो है। ये क्या है? ऊर्जा है ना? ऊर्जा से बना हुआ है। हम कहते हैं कि हम पंचभूत तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर है, एक दिन इसी में मिल जाना है। इस तरह से हम बहुत से पढ़ते हैं। देखिए हम एक तरह से क्या, ऊर्जावान शरीर। आप जो इंसान अपनी ऊर्जा का, अपनी 100% ऊर्जा किसी कार्य में झोंक देता है, यकीनन उसको सफलता मिलती है। हमेशा व्यक्ति का गोल एक होना चाहिए कि मुझे ये चीज लेनी है, बस बात खत्म। मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, इसके अलावा मुझे नहीं देखना, मुझे रीट नहीं देखना, मुझे चपरासी नहीं देखना, मुझे ये नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड बनना है बस। वो आदमी सोते उठते बैठते जागते हर वक्त वो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हर चीज पे चर्चा करेगा। वो अगर 5 मिनट में मिले तो वो क्या करेगा, देख लेगा कि चलो करण जी की किताब का एक पेज देख लेता हूं, 5 मिनट एक्स्ट्रा। अगर उसे कोई सुबह वो जल्दी उठ गया, बोला तो आज जल्दी आंख खुल गई, चलो एक काम करता हूं, मनोविज्ञान का ना कल वाला शाम वाला रिवीजन कर लेता हूं और थोड़ी देर बाद 1.5 घंटे मैं कुछ और पढ़ूंगा। वो हर वक्त। और जो व्यक्ति लगातार सोचता है कि जो व्यक्ति स्टैंड नहीं करता ना, वो क्या करता है, अच्छा ये मुझे पसंद है, ये मैं लेना, अरे लेकिन ये भी मुझे पसंद है, मैं ये भी लेना चाहता हूं, अरे नहीं नहीं पहले तो रीट आ रही है, मैं इसको लेना चाहता हूं। वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। सेम यही चीज प्रेम में होती है। आप देखिए कि प्रेम किसी एक से होता है, ठीक वैसे ही। लेकिन आप देखते हैं आकर्षण, आजकल क्या होता है, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, उसके साथ अभी मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मेरा पैचअप होने वाला है। यानी वो लोग, आप समझ सकते हैं, मैं अपने मुंह से गंदा नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो लोग क्या करते हैं जो आज इसके साथ कल इसके साथ, वो हमारे हिंदी साहित्य के लैंग्वेज में वो संचारी भाव हैं। संचारी भावों को व्याभिचारी भाव कहा जाता है, क्योंकि संचारी भाव किसी एक रस के साथ नहीं, वो सभी रसों के साथ आते हैं। अब इससे आप समझ जाइए, साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन्हें संचारी भाव बोला जाता है। लेकिन हमें जो स्थायी भाव होते हैं वो एक ही रस के साथ रहते हैं, और वो हमेशा हम उन तक पहुंचने के लिए विभाव अनुभाव संचारी भावों से होकर उस, है ना, विभावानुभाव संयोगादर्श निष्पत्ति, हम पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। इसीलिए अच्छा, दूसरा एक चीज है, हमारी एक माइंड की कैपेसिटी होती है। जैसे हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है ना, 100% चार्ज बैटरी है। आपने क्या किया, 100% चार्ज में 4 घंटे तक आपने मोबाइल को दे दिए। बोला 4 घंटे तक तो मैं मोबाइल लगाता रहा। बोला 4 घंटे, कितने घंटे, 4 घंटे आपने मोबाइल यूज किया। फिर आपने 2 घंटे टाइम पास किया, और 6 घंटे आपने खराब करने के बाद आप चाहते हो कि आप अब 2 घंटे पढ़ने बैठो और आपको तुरंत फटाफट याद हो जाए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है दोस्त? बहुत से टीचर्स ऐसे लगे हुए हैं, शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, वो जब स्कूल से वर्कलोड के बाद घर आते हैं तो क्या वो पढ़ पाते हैं क्या? बहुत सी बहनें ये वीडियो देख रही हैं। आप मुझे बताइए, आप लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, सर घर का काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां, सर थक जाते हैं, फिर पढ़ा नहीं जाता है, समय नहीं मिलता है। आप भी जानते हो ना, जब पूरे दिन घर का काम करते हैं तो क्या उसके बाद आप पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते हो ना, उतना अच्छे से याद नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है ना, तकलीफ। तो सेम सिचुएशन है दोस्त, जब आप
4 घंटे 5 घंटे मोबाइल यूज कर लोगे, माइंड तो थक चुका होगा, इसकी कैपेसिटी तो खत्म हो चुकी होगी, फिर कैसे पढ़ोगे तुम, कैसे याद होगा तुम्हें? नहीं याद होगा, बिल्कुल भी याद नहीं होगा। अपने इस शरीर को, अपने शरीर की ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे लगाइए, पढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए। ईमानदारी से आप स्टूडेंट हो, कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक तो मोबाइल हाथ ही मत लगाया करो। तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, तुम अगर 6 महीने बाद भी अगर मान लो मोबाइल उठाओगे, ये दोस्त वगैरह सब यहीं रहने हैं, तुम्हारे ये जो 2-4 महीने हैं इनको आप समर्पित करके बढ़िया तैयारी कर लो। 7 से लेकर 11 तक आपका मोबाइल उठने के बाद नहीं, बल्कि रात को सोने के बाद से एरोप्लेन मोड पे आ जाना चाहिए, और 11 बजे से पहले आपको ऑन नहीं करना है। ये आप जो है मतलब एक दृढ़ निश्चय कर लो, तब जाकर आप सफलता के नजदीक पहुंचने लगोगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 4-4 5-5 घंटे आप सोशल मीडिया पे खराब करने के बाद आप चाहते हो कि आप पढ़ पाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप टेबल पे, लाइब्रेरी में अक्सर ये सीन देखा होगा, नहीं देखा क्या? तो है ना, लाइब्रेरी में ये सीन अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह से बच्चे टेबल पे पड़े रहते हैं। मैंने तो बहुत देखा है, लाइब्रेरी में भी बहुत गया हूं। लेकिन आपको खास बात बताऊं क्या, आप हंसोगे सब लोग। मैं जब मुझे नहीं पढ़ना होता था तब लाइब्रेरी जाता था, जब मुझे पढ़ना होता था मैं अपने बाहर वाले रूम के अंदर टेबल कुर्सी लगा के पूरे दिन पढ़ता था। लेकिन जब लगता था अब चलो 7 दिन में 1 दिन थोड़ा लाइब्रेरी चल के आए, आज मित्रों से मिल के आए, थोड़ा सा फ्रेश होके आए, एकदम रिलैक्स माइंड होके आए, तब मैं लाइब्रेरी जाता था। मैं कभी भी पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं गया हूं। मैं तो सत्य बोलूंगा, बुरा लगे तो 100 बार। मैं ये नहीं कहता कि लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती, ध्यान रखें, मैं ये नहीं कहता कि लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपने लाइब्रेरी में ऐसे सीन बहुत देखे होंगे। क्यों ऐसे सीन कब होते हैं मैं बताता हूं आपको। 4 से 5 घंटे वो मोबाइल आंखों के आगे लगाए बैठा रहा, आंखें बर्बाद हो रही है, माइंड दर्द करने लग गया, उसके बाद बेचारा अगर रिलैक्स नहीं होगा तो क्या करेगा, कहां जाएगा वो? बहुत बड़ी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। एंड नाउ सोशल मीडिया इज किलिंग योर कॉन्फिडेंस। ये सोशल मीडिया आपका आत्मविश्वास कमजोर कर रही है। आपको इस बात को सुनकर हैरानी होगी, ये जस्ट सेंटेंस नहीं है। सोशल मीडिया इज किलिंग योर कॉन्फिडेंस। सोशल मीडिया आपका कॉन्फिडेंस कमजोर कर रही है। लगातार सोशल मीडिया पे आप डिपेंडेंट होते जा रहे हो, उसके मतलब एडिक्ट आदी बनते जा रहे हो, उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता जा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस ही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यही कॉन्फिडेंस जो कम हो रहा है वही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसको बचा लो, समय रहते इसको सेव कर लो। सोशल मीडिया इज सीरियसली हार्म्स योर मेंटल हेल्थ। ये आपके मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता जा रहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आप दिन भर पड़े पड़े मोबाइल देखोगे, तो आपके शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क कहां से आएगा? इसलिए अपने आप को मोबाइल से जितना जल्दी दूर कर लेते हो उतना जल्दी फायदे में रहोगे, चाहे XYZ कोई भी हो। याद रखें, सोशल मीडिया इज किलिंग योर कॉन्फिडेंस। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट, अगर मैं ये लो स्क्रीनशॉट दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको मोबाइल का आप जो है वो कवर बना लो, ऑन जो स्क्रीन लाइट ऑन होते ही आपको जब ये जैसे ही आपने मोबाइल लिया और मोबाइल लेके आपने जैसे ही लाइट ऑन की, तुरंत आपको यही दिखना चाहिए, सोशल मीडिया इज किलिंग योर कॉन्फिडेंस। मैं यकीनन कहता हूं तुरंत आप मोबाइल बंद करके रख दोगे, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम भूल जाते हैं कि चलो 2 मिनट में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब जब ये बात आपके सामने आएगी, तब तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना है। प्रण ले लो, 2-3 महीने हम सोशल मीडिया के हाथ भी नहीं लगाएंगे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, इज सोशल मीडिया किलिंग योर प्रोडक्टिविटी? बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पर। आपकी उत्पादन क्षमता भी खत्म करते जा रहा है। सोशल मीडिया इज किलिंग योर प्रोडक्टिविटी। यानी आप खुद जो मतलब फटाक से उत्तर निकालने की जो कला है,
या उत्पादन क्षमता, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टिपिकल क्वेश्चन का उत्तर फट से कैसे निकाल लेते हो, जो आपका हुनर है ना, जो आपका हुनर है उसको खत्म कर रही है ये। आपके माइंड में जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, किसी को पढ़ने के लिए जो मतलब कोई ट्रिक्स आती है कि मैं इसको इस तरीके से याद कर लेता हूं, वो सब कुछ खत्म होते जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग बस उंगली चलते जा बर्बाद हो रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया से जितना जल्दी बच सकोगे, आने वाली पीढ़ी भी उतना जल्दी बचेगी। अगर तुम लोग मारे गए तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये नासूर हो जाएगा। शायद इस वीडियो का आज कितना हल निकले या ना निकले, आप लोग इसे शेयर करो या ना करो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आज एक सच्ची चीज बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीकत में आप लोग इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी बेस्ट है। अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया इज किलिंग योर क्रिएटिविटी। सृजनात्मक, आप में जो सृजनशीलता है वो भी खत्म हो रही है। आप खुद से कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मैं अपना शेड्यूल कैसे बनाऊं, उस पर आप समय ही नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी सी देर के लिए फ्री होते हैं, तो कुछ मंथन करने के लिए जो आपके पास समय बचता है, आप अपने माइंड को समय ही नहीं देते हैं। आप तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं और चला देते हैं। उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दो ना, इसको थोड़ा समय दो, ताकि कुछ सोचे, ये आपके फ्यूचर के बारे में सोचे, आपके बारे में कुछ अच्छा सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सी चीजें होती है, जैसे आपको सबसे पहले, भाई अगर आप समय दोगे तो आप गोल निर्धारित करोगे। क्या करोगे? गोल। गोल निर्धारित होना जीवन में बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गोल नहीं है, यकीनन मानिए वो सिर्फ भेड़ और बकरियों के समान, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिसके जीवन में गोल नहीं है, उसे हर कोई डिस्टर्ब करेगा, और जिसके जीवन में गोल है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आपने देखा होगा कभी सड़क से जाते हुए, मतलब ठीक है, तो आपने देखा होगा भेड़ बकरियां जो है, जब रोड क्रॉस कर रही होती है, तो आप जैसे ही हॉर्न बजाते हो तो तुरंत आप भेड़ बकरियां इधर उधर भागने लग जाती है ना, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह। रीजन, उनका कोई गोल नहीं है, पता ही नहीं है, बस जैसे ही हॉर्न बजा इधर उधर भागने लगते हैं। अगर वहीं पर, अगर मान लो कोई शेर अगर रोड क्रॉस कर रहा है, आप हॉर्न बजाओगे क्या? नहीं बजाओगे। आपको पता है हॉर्न बजाने का मतलब क्या होता है ना, पता है ना। ठीक है, वैसे ही जिसके जीवन में गोल निर्धारित होता है, उसे कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि पता है ये पढ़ रहा है, ये सीरियसली तैयारी कर रहा है, इसको डिस्टर्ब किया तो ये छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं। आपका गोल ही नहीं है, इसीलिए लोग आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं। मुझे तो डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मेरा गोल निर्धारित है कि मुझे ये वीडियो बनाना है तो बनाना है, मुझे ये क्लास देनी है तो देनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं दूसरा, तो आपको कीवर्ड कीवर्ड के साथ स्टडी करनी चाहिए, है ना। ये होता है इंटरेस्टिंग तरीका। जैसे आपको मैडम अभी वन शॉट सीरीज पढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में, थोड़ा सा मतलब एक मतलब रोचक अंदाज में स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत मतलब सीखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको रखूं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि छोटे छोटे लक्ष्य रखो, छोटे छोटे लक्ष्य रखो। जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, और इंटरेस्ट जब बना रहेगा तो यकीनन आपको कभी भी सोशल मीडिया जो है अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब लगातार सफलताएं मिलती रहती है, जैसे आपके घर में शादी ब्याह वगैरह होता है ना, तो मोस्टली लड़कों की अगर बात करूं, जो घर में भाई वगैरह होते हैं, उनको दिन भर पूरे दिन काम से ही फुर्सत नहीं होती है, उनको मोबाइल चलाने का मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक वैसे ही आप जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य रखोगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को यह याद दिलाओ, खुद को ये याद दिलाओ, और ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि तुम भटक रहे हो। जब भी आप सोशल मीडिया आपके दिमाग में आए, तो खुद को ये याद दिलाओ कि तुम भटक रहे हो। जब खुद को याद दिलाओगे, तब अपने आप ये हाथ रुक जाएंगे, मोबाइल की ओर कभी नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं एक लास्ट पॉइंट ये कहता हूं कि मां बाप की उम्मीदों पर खरा उतरो, उनकी
उन पर हमेशा खरा उतरो। और उन पर अगर खरा उतरना चाहते हो तो आपको हमेशा सोशल मीडिया पर वो डीपी लगानी चाहिए। और ये डीपी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया इज किलिंग योर कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। आइए हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरे पॉइंट है कि प्रश्नों को सिर्फ रटकर पढ़ना। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो हर चीज को रटकर पढ़ लेते हैं। और रटकर पढ़ने की जो एक बहुत बड़ी गंदी बीमारी है, इससे क्या होता है, जैसे ही प्रश्न थोड़ा सा भी इधर उधर अवधारणात्मक आया, अवधारणात्मक प्रश्न आते ही वो घबरा जाता है। उसे लगता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं। रटकर जब तक पढ़ोगे आपका यही हाल होगा। इसीलिए आपके जो एमसीक्यू की मैराथन क्लासेस वगैरह लगाते हैं, ताकि आपको बताएं कि देखो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, इस प्रश्न का उत्तर ऐसे निकलेगा, है ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा रखा है तो इसको यहां अटैच कर दो। तो हमेशा पहले समझो किसी चीज को, समझने के बाद आपको उस चीज को जो है या और समझने के बाद जब उसका बार बार रिवीजन करोगे, ऑटोमेटिकली याद होगी। आपको प्रश्नों को रटना नहीं चाहिए। अगर आप प्रश्नों को रटकर पढ़ोगे तो यकीनन आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। रटने से लास्ट में आपको यही लगेगा, ऐसा ही महसूस होगा कि बार बार भूल जा रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मैं तो पागल हो जाऊंगा। माँ बाप तुमसे बस पूछेंगे बेटा क्या हुआ, बोला मैं तो बार बार भूल जाता हूं, इतना याद करता हूं, इतना भूल जाता हूं। रीजन, क्योंकि हम रटकर पढ़ रहे हैं। रटकर पढ़ने की आदत को अगर नहीं बदलोगे तो यह बीमारी कभी भी दूर नहीं होगी, कभी भी दूर नहीं होगी। और आप भुगतते रहोगे और परेशान होते रहोगे कि मैंने कल याद किया था, आज फिर से ये याद नहीं हुआ, मैंने एमसीक्यू हल करने स्टार्ट किए, मुझे याद नहीं रह रहा। क्यों याद नहीं रह रहा? क्योंकि आपने सिर्फ रटकर पढ़ा। दूसरा, तीसरा और तीसरी मिस्टेक है, मैं कहता हूं 100 में से 70% बालक जो है वो रिवीजन ही नहीं करते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे? उनका पहले से एक बार टॉपिक ही नहीं क्लियर हुआ होता, वो अभी भी नए मैटर की ओर भागते हैं। सिर्फ नया मैटर चाहिए उनको कि मैं नया मैटर कैसे प्राप्त करूं, और ये तेरे पास कौन से नोट्स हैं, इसके पास कौन से नोट्स हैं, इन चीजों में वो उलझा रहता है। इसी कारण वो कभी भी रिवीजन नहीं कर पाता, क्योंकि जब रिवीजन का समय आता है तब तो वो नए मैटर में उलझ जाता है, और नए मैटर में उलझने के कारण उसके रिवीजन की हमेशा रह जाती है कमी, और ये कमी उसकी असफलता का तीसरा सबसे बड़ा कारण। तो अब तक तो हमने 3 समझे, सोशल मीडिया इज किलिंग अस, रटने की क्षमता और रिवीजन नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, ये 3 हमारी सबसे बड़ी कमियां हैं। तो सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तनाव मत लो जिंदगी में। अगर आप अपने आप पे तनाव लोगे तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तनाव से मुक्त रहो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, चिंता नहीं चिंतन करो। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं 4 घंटे जीके पढ़ना है और 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगे कि सर अब तो एग्जाम आ रहा है, मुझे तो मेरे पास समय और भी है, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप +2 और कर दीजिए, यानी 2-2 घंटे दोनों के और बढ़ा दीजिए, तो भी इट्स ओके, तो भी इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात बहुत जरूरी है। आपको देखो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 4-4, 5-5 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है। और पढ़ने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक क्या कहती है? यह टेक्निक यह कहती है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आपकी एकाग्रता बनी रहे और आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए आपको जो समय होता है उसको डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समय डिवाइड नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और समय क्या होता है, समय किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, तो उसका सीधा सीधा सबका अलग अलग तरीका है। ये जो टेक्निक है वो अलग कहती है, वो 2 घंटे के हिसाब से बताती है। लेकिन मैं आपको सीधा अपने, अगर मैं आपको जैसे 8 के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं टोटल समय को, कि हमें 8-8 घंटे 24, ये 8 घंटे जो होते हैं हमारे पढ़ने के होते हैं, 8 घंटे सोने के होते हैं, 8 घंटे। लेकिन ये टेक्निक अब काम नहीं होती। परीक्षा का समय जब नजदीक आता है तब आपको जो है
समय अलग तरीके से डिवाइड करना होता है। आपको इतना ही है कि आपको अपनी 6 घंटे की जो है वो नींद निश्चित रूप से आप पूरी करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको लगा कि आपने जैसे मान लो 1 घंटे पढ़ाई कर ली, कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ाई कर ली, तो आपको अब 10 मिनट का एक बार एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर आपको तुरंत वापस 1 घंटे फिर पढ़ाई करनी चाहिए, फिर आपको 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, 1 घंटे पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। जब आपको लगा 1 2 3 4 घंटे पढ़ाई हो गई, तो उस 4 घंटे के बाद में आपको 15 से 20 मिनट का एक अच्छा थोड़ा सा बड़ा गैप ले लेना चाहिए, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश। लेकिन ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि मोबाइल हाथ में लिया और सोशल मीडिया चला लिया, ये ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब है आप चाहे एक बार अपने आप को रिलैक्स महसूस करो, आंखें बंद करके चुपचाप सो जाओ, जहां कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हो, पानी पियो, मुंह धोया हल्का सा और जाके सो जाओ। 20 मिनट जब आप ब्रेक ले लोगे तो यकीन मानिए फिर से आपको वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। फिर से 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, फिर से 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, फिर से 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक। ये क्रम आपका चलना चाहिए, जिससे आपको फिर 4 घंटे हो गए, फिर आप एक बड़ा ब्रेक ले लो। इससे यह होगा कि आपका पूरा ध्यान एकाग्र रहेगा, आपका सब्जेक्ट से ध्यान नहीं हटेगा, और यह स्टाइल निश्चित रूप से लागू होती है। अगर ये आप लागू करते हैं तो ये आपको सफल भी करती है। केवल और केवल अगर आप ये सोचते हो, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर बिना ए गोल विदाउट ए प्लान, अगर आप चाहते हो एक बिना लक्ष्य के, बिना प्लान यानी बिना रणनीति के आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, यह सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ए गोल विदाउट ए प्लान, बिना रणनीति के विजय हासिल करना, यह केवल एक इच्छा, मन की इच्छा है, यह पूरी कभी नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, आपके गांवों में आसपास विद्वान लोग हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वो क्या बोलते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि वो अक्सर ये बोलते सुनाई देते हैं हमें कि हमें तो जो है, हमारे पास तो पैसा नहीं था, है ना, हमारे तो घर जो है वो घर बार हमारा मतलब कहा नहीं करते थे, है ना, मजबूरियां थी, जिम्मेदारियां थी, इसीलिए हम तो ढंग से पढ़ नहीं पाए, वरना हम भी आज डॉक्टर इंजीनियर होते, हम भी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होते, हम ये कर देते, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, हम ये कर देते, हम ये सुविधा नहीं थी, ये कर देते। ऐसा सुना होगा आपने, लेकिन हकीकत बात आपको बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। वो लाइफ के लूजर्स हैं और वो अपने आप को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर केवल पैसे और सुख सुविधाओं से ही लोग कामयाब होते तो गरीब का बेटा कभी भी आज राज नहीं कर रहा होता। गरीबों के बेटे कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि संसार में पैसे वाले कामयाब हो जाते। सुनील गावस्कर का बेटा कभी भी सुनील गावस्कर नहीं बन पाएगा, यानी वो सुनील गावस्कर का बेटा 5% भी सुनील गावस्कर की तरह नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा 2% भी शाहरुख खान की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। वहीं पर आप देखोगे सचिन तेंदुलकर का बेटा, सचिन तेंदुलकर का 1% भी नहीं बन पाया, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, चाहे पिता भी कितना ही सपोर्ट कर दे, नहीं बन पाया। मुझे बताओ, क्या इनके पास पैसे की कमी है? नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, तो फिर ये कामयाब क्यों नहीं हुए? अगर पैसे से कामयाब होता दोस्त, तो फिर ये लोग तो सब कामयाब हो जाते। कामयाबी के लिए चाहिए जुनून, जिद, जज्बा, जीत अपने आप मिलती है। और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा हृदय जब बोल देता कि नहीं मुझे काम करना है, तो यकीनन हम वो कार्य करके दिखा देते हैं दुनिया को। दिमाग से, लोग कहते हैं ना दिमाग से सोचो, दिमाग से याद रखना। हमारे हिंदी साहित्य के जो एक बड़े विद्वान है रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि कर्म, जो हमारे द्वारा किए गए कर्म के पीछे हमारा दिमाग या विवेक या बुद्धि नहीं, बल्कि हमारा हृदय काम करता है। हमारा हृदय कहाँ कहता है तुझे काम करना है, तब वो काम सफल हो पाता है। जब तक हमारा दिमाग कहता है तब तक वो काम नहीं होता। आप बोलोगे सर ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ, 12वीं करने वाले स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएड करने वाले स्टूडेंट को क्या ये पता नहीं है कि नौकरी लग जाने से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, है ना, हम कामयाब हो जाएंगे तो
मतलब अच्छी तनख्वाह मिलेगी, माँ बाप भी खुश होंगे, हमारा अच्छा रिश्ता हो जाएगा, हमारे आने वाला जीवन सुधर जाएगा, सब पता है ना। वो दिमाग से सोचे तो कर सकता है, लेकिन वो सिलेक्शन के लिए तैयारी नहीं कर पाता है। वो क्या सोचता है, नहीं यार पहले मैं थोड़ी सी मस्ती कर लेता हूँ, है ना, घर वालों से पैसे लेकर जाता है बाहर। लेकिन क्या सारे बच्चे पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं? कुछ लोग जो है मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन तैयारी कौन करते हैं? जिसका दिल कहता है कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी है, और इसीलिए वो सिलेक्शन हासिल कर लेता है। अब आप बोलोगे सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझा सकता हूं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, लोग जो है लव के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में आकर घर बार छोड़ देते हैं, माँ बाप को जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं। मुझे बताओ, वो दिमाग का सोच के गए थे या फिर दिल से? आप बोलोगे सर हाँ दिल से सोच के गए थे। अगर वो दिमाग से सोच लेते कि इससे बदनामी होगी, माँ बाप की इज्जत उछल जाएगी, है ना, पिताजी की इतने समय से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, नहीं नहीं ये बहुत गलत कार्य है, इसके परिणाम बहुत ही बेकार होंगे, अगर वो ये सोचता तो क्या वो ऐसी हरकत करता? नहीं करता। लेकिन वो मन के हाथों मजबूर था। इस मन ने कहा तुझे ये कदम उठाना है, इसीलिए उसने ये गलत कदम उठाया था। आदमी अगर दिमाग से सोचे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ये चीज आपके पॉजिटिव भी कार्य करती है और नेगेटिव भी कार्य करती है। तो याद रखें, आपको दिल से ये सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। आपके अगर दिल ने एक बार जवाब दे दी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो ये मोबाइल छोड़ना क्या बात है भैया। आप, मैं कहता हूं कल सुबह से 11 बजे तक मोबाइल जो है हाथ ही नहीं लगाओगे। तो हमेशा जीवन में एक लक्ष्य रखो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। अगर 5 मिनट के लिए मोबाइल अगर उठा भी लिया आपने, तो उसके अंदर गूगल के अंदर जाकर मोटिवेशनल थॉट सोचो। ये चीजें काम करती है जीवन में। अगर ये काम नहीं करती होती तो शायद मैं आपके सामने अभी 1 घंटे से क्यों बोल रहा होता, लेकिन ये जीवन में काम करती है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मेरे पास कोई टीम वर्क नहीं है, मेरे पास कोई विशेष टीम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहता हूं कि मैं एक अकेला चल दिए, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। वन मैन आर्मी बनकर आप लोगों के लिए मेहनत लगातार कर रहा हूं। बीच में कुछ लेट सेट होती रहती है, देरी होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता। क्योंकि आपको एक सिंपल सा एक वाक्य बोलता हूं कि उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से किस्मत नहीं बदलती है। अक्सर अपने लोगों बोलते हैं ना कि तू तेरे ना रूम के अंदर उगते हुए सूर्य की जो है चित्र लगा ले, या दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगा ले। तो याद रखना, ये मतलब मैं सोचता हूं तो है ना कि कौन कहता है कि किस्मत हाथों में होती है ना, वो हाथों की लकीरों में किस्मत होती है। अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वैसा ही ये वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने पढ़ा कि वास्तव में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़ों के फोटो लगाने से कभी जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी तब बदलेगी जब आप सूर्य से पहले उठना शुरू कर दो और घोड़ों से तेज दौड़ना शुरू कर दो, तब जाकर जिंदगी बदलेगी। केवल फोटोज लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से आपकी दिशा और दशा दोनों बदलेगी। स्टडी हार्ड बहुत कठिन है, डू गुड अच्छा करो, एंड द गुड लाइफ विल फॉलो। एक अच्छा जीवन आपका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है आपकी मेहनत का। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो अच्छा जीवन आपका पीछा छोड़ देगा। वो सोचेगा नहीं इसके पीछे कहाँ अच्छा जीवन है, इसके पीछे अच्छे दिन थोड़ी आने वाले हैं, इसके पीछे तो बुरे ही बुरे दिन जाने वाले हैं। तो इसलिए हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, सकारात्मक रहो और कोशिश करते रहो। कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। And now this is last PPT. Before anything else, preparation is the key to success. सफलता की सबसे बड़ी चाबी है प्रिपरेशन, तैयारी। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपको सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो यकीन मानिए आपकी तैयारी में कुछ कमी रह रही है। बार बार आप दूसरे लोगों से मत पूछिए, दूसरे लोगों यानी मुझसे मत पूछिए, फलान जी सर से नहीं पूछिए, फलान जी सर से मत पूछो कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है और तुम्हें क्यों करना है। अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछो कि मुझे कैसे करना है, मुझे क्या करना है और मुझे क्यों करना है। इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर जिस दिन आपको खुद को अपने आप से मिल गया, आपकी आत्मा ने जब इन तीनों का उत्तर दे दिया, तो उससे बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। मोटिवेशन के लिए मुझ पर निर्भर क्यों हो आप, या किसी
दूसरे टीचर पर निर्भर क्यों हो? अपने आप पर निर्भर रहो। अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछो, आपको उत्तर मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके माता पिता के चेहरों पे खुशी आएगी, आपका अच्छा जीवन संवर कर सबके सामने आएगा, लोग आपके हार्डवर्क की तारीफ करेंगे। अपने आप से पूछो कैसे, क्यों और क्या करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल से ही, आज से नहीं, कल से ही सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे। जितना हो सके, पहले दिन कम होगा लेकिन दूरी बनाएं, मोबाइल से दूरी बनाएं, रटना बिल्कुल छोड़ देवें और रिवीजन करने का प्रयास। टोटल स्टडी टाइम में जो आपकी 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे जो भी स्टडी टाइम है, उसमें से 2 घंटे आप प्रतिदिन प्रतिदिन रिवीजन करने की आदत डाल लो। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। टोटल स्टडी टाइम में 2 घंटे रिवीजन के होने अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा जो लेक्चर है वो सकारात्मक लगा होगा और आप में ऊर्जा का संचार हुआ होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आप अपने शरीर की, अपनी बॉडी की ऊर्जा को अच्छा एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपनी एनर्जी जो होती है, घर में भी कई बार फ्रस्ट्रेशन, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, उन झगड़ों से अपने आप को दूर रखें, उसमें ऊर्जा नष्ट ना करें। कोई आपको अगर ताना भी मार रहा है, नहीं पढ़ने दे रहा, तो रिलैक्स रहें कि बोला छोड़ यार, कोई नहीं, ये तो बाधाएं हैं, ये देख रही है कि हम में धैर्य, पेशेंस है या नहीं। हम धैर्य रखेंगे, हम सफल होकर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ दिन।